नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हमारे साथ अखिलेंद्र जी हैं, विचारक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूतपूर्व अध्यक्ष। अखिलेंद्र जी, इंडिया ब्लॉक में जो घमासान चल रहा है और देश की जो हालत है, इसके ऊपर क्या टिप्पणी है? इसके बाद हम आज अपने दर्शकों को पहली खबर दे दें कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो गया है। दोनों राष्ट्रपतियों ने दस्तखत कर दिए हैं और जिनेवा और पेरिस में किए। राष्ट्रपति मैक्रो की उपस्थिति में ये एक बड़ी खबर है। युद्ध समाप्त हो गया है, अभी लगता है। सही लगता है कि नहीं लगता है, ये तो अगले 3-4 दिन बताएंगे, पर युद्ध समाप्त हो गया है लगभग 90% तो ऐसा लगता है। तो ये एक बड़ी खबर है, ये मैं आपको दे दूं सबसे पहले। और अखिलेश जी, हम दो विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन और दूसरा फिर कॉकरोच जनता पार्टी के भीतर जो हो रहा है या उनके साथ जो हो रहा है और जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो कहाँ के लोग हैं, किस संगठन के लोग हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी के का अपना क्या बयान है इसके ऊपर। तो इनके ऊपर बात करेंगे, बट पहले इंडिया गठबंधन के भीतर और देश की हालत के ऊपर क्या स्थिति है, इसके बारे में बताओ। पिछले दिनों जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि कई तरह की बहसें इंडिया गठबंधन को लेके आई हैं। और खुद राहुल गांधी ने जो इंटरनल मीटिंग का उनका बयान था, उसको उन्होंने पब्लिक किया है। और उसके पहले सीपीएम ने भी अपने एजेंडे को रख करके उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अभी मैं इसको समझने के लिए मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन को लेके दो अवधारणाएं शुरू से ही काम कर रही। एक अवधारणा उन लोगों की है जो ये महसूस करते हैं कि नीतीश कुमार अगर कन्वीनर रहे होते और तो 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं बनती। और षड्यंत्र से, जिस षड्यंत्र में ममता की भी बात आती है, षड्यंत्र में अरविंद केजरीवाल की भी बात आती है और कांग्रेस की इमेच्योरिटी लोग देखते हैं। उन लोगों का कहना है कि अगर उनको कन्वीनर बना दिए होते तो आज के देश की राजनीतिक परिस्थिति में भाजपा राज केंद्र में नहीं आ पाती। तो एक इस अवधारणा के लोग जो थे, अब मैं देख रहा हूं आपके सोशल मीडिया पर भी जोर से यह बोल रहे थे, जब तक कि राहुल गांधी का बयान नहीं आ गया, कि अगर इंडिया गठबंधन का कोई महत्व है तो राहुल गांधी को इसका राष्ट्रीय कन्वीनर घोषित करके उनकी अगुवाई में एक प्रोग्राम लेकर के इस देश में बड़े आंदोलन की जरूरत है। और ये क्षेत्रीय दल अगर ऐसा नहीं करते तो वो क्षेत्रीय दल को उनकी नजर में एक विलेन हो गए हैं और इनको दरकिनार करके राहुल गांधी को आगे बढ़ना चाहिए। मैंने देखा कुछ एक मीडिया में बड़ा भारी ये हाइप क्रिएट किया गया। तो ये एक अवधारणा है जो पुरानी अवधारणा में, जैसे जनता पार्टी का अवतरण हुआ या जनता दल बना, तो उन्हीं जो सामाजिक शक्तियां हैं उन्हीं के इक्वेशन में इधर उधर करके गणित जुटा करके बीजेपी को हराने की बात थी। और वो धारा अभी भी विभिन्न रूपों में अपने को बताती रहती। दूसरी तरफ मैंने देखा कि कांग्रेस ने, खास तौर पर राहुल गांधी, जो अपने वक्तव्य में रखे भी, वो दरअसल किसी पुराने समीकरण से सत्ता बदलाव होगा, इस अवधारणा से वो सहमत नहीं थे।
जैसा उन्होंने अपनी बैठक में भी कहा कि राजनीति की का चरित्र बदल गया, राजनीति जैसे चल रही है अब कोई लेवल प्लेइंग फील्ड आपके लिए नहीं है, सभी संस्थाएं कंप्रोमाइज्ड हैं और आप केवल पार्टियों से नहीं लड़ रहे हैं, आप संस्थाओं से लड़ रहे हैं। इसलिए आज के दौर में कांग्रेस जैसे प्रतिरोध संघर्ष विकसित की थी, उसी तरह का प्रतिरोध संघर्ष आने वाले दिनों में हमें बनाना होगा। सीपीएम को मैंने देखा कि शुरू से ही सीपीएम किसी एक बड़े कोलिशन के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि सीपीएम को लग रहा था, चूंकि भारतवर्ष में सबसे संगठित वामपंथी पार्टी सीपीएम है, शुरू से ही उसको लग रहा था कि इस तरह का जो कोलिशन है, जो मेरी बात होती थी सीपीएम में उनके लीडर्स से, तो उनका कहना था कि इस तरह के कोलिशन वगैरह में नहीं, हम एक ब्लॉक के पार्ट है और कुछ मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हो, क्षेत्रीय स्तर पर जिसकी जो पोजीशन वहां की राजनीतिक परिस्थिति में है उस तरह का लोग निर्णय ले। तो इन दोनों विचारों में राहुल गांधी दूसरे कारणों से, सीपीएम दूसरे कारणों से, ये दोनों इसको कोई पुराने एक्सपेरिमेंट का, यूपीए एक्सपेरिमेंट का, जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट का, जनता दल एक्सपेरिमेंट का, उस तरह का अवतरण यह इंडिया गठबंधन को नहीं बनाना चाहते थे। इधर हम देखते हैं कि कुछ नए वामपंथी मोर्चे की राजनीति में, चुनावी मोर्चे की राजनीति में वो लोग इसी अवधारणा के साथ हैं कि जितने आंदोलन हैं, जितने लोग हैं, उन सब लोगों को लेके राहुल गांधी एक बड़ा कोलिशन बनाए और इंडिया गठबंधन का एक प्रोग्राम बने। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये कोलिशन बनेगा तो जो फासीवाद इमर्जिंग है भारत के संदर्भ में, उसको चुनाव में भी हम शिकस्त दे सकेंगे और बदलाव की लड़ाई को भी आगे बढ़ाएंगे। तो ये पुराने वो जो अवधारणा है उसी में एक नया पैच है। एक कुछ जो चुनावी राजनीति है उसमें जो मोर्चेबंदी हो रही है, उसमें एक नए नए सीखने की यह शिक्षण पद्धति है। मैं ये मानता हूं इंडिया गठबंधन जितने भी आंदोलन देश में चल रहे हैं, यह कहना है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रतिरोध संघर्ष खड़ा करना है, उसके बरखिलाफ यह भी बात हो सकती है कि भाई प्रतिरोध संघर्ष तो देश में पहले से ही चल रहा है, सबको समेट करके आप एक एजेंडा बनाइए। मैं ये समझता हूं यह भी पुराने प्रयोग का ही नए मोर्चे की राजनीति में आए हुए लोगों की एक अच्छी भावना हो सकती है, लेकिन यह राजनीतिक परिस्थिति को बदल नहीं सकती। इंडिया ब्लॉक चाहे जिस स्वरूप में आए, उसको पुराने मॉडल से वह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की राजनीति के मुकाबला नहीं कर सकती। हमारा यहाँ ये मानना है, पहली बात तो यह है, राहुल गांधी प्रतिरोध संघर्ष की बात करते तो कांग्रेस की शब्दावली में मैं जहां तक देखता हूं कि वह एक नेहरू जी प्रयोग रेजिस्टेंस मूवमेंट की किया करते थे, गांधी जी में शायद ही कहीं हो। तो यह एक कम्युनिस्टों का और समाजवादियों का की शब्दावली थी प्रतिरोध संघर्ष। राहुल गांधी का प्रतिरोध संघर्ष का क्या आयाम है मैं नहीं जानता, लेकिन प्रतिरोध संघर्ष की एक शब्दावली रेडिकल मूवमेंट के लिए प्रयोग होती रहती थी। तो वह राहुल गांधी ने भी एक मामले में मैं कह सकता हूं कि उन्हीं शब्दावलियों को अपने उधार लिया है, नया रिकंस्ट्रक्ट तो उनका नहीं। तो यह संघर्ष के फॉर्म पर ज्यादा बहस हो रही। तो इसमें एक चीज है कि राहुल गांधी तो प्रतिरोध की संघर्ष, कांग्रेस तो प्रतिरोध के की उसकी परिभाषा ही दूसरी है। वो तो ट्विटर के ऊपर ही है, सड़क के ऊपर तो कभी आई नहीं, आज तक नहीं आई।
तो ये सड़क पे नहीं आने का के विकल्प के रूप मैं में वही बात आपसे कह रहा हूं कि देखिए, राहुल गांधी का जो प्रतिरोध संघर्ष की अवधारणा है, वह अगर मान लो हर करंट क्राइसिस में हस्तक्षेप करना और मूवमेंट में तब्दील कर देना और सभी लोगों को इसके लिए खड़ा होना और यह समझ लेना कि भारत की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं, उनके थ्रू हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूं सच्चाई का यह एक पक्ष है, लेकिन जो बड़ा पक्ष है उसके बारे में इंडिया ब्लॉक के जो थ्योरेटिशियन है या एक्टिविस्ट है, उनकी जो समझ है वो दूसरी सच्चाई पर नजर उनकी नहीं जाती। मैं एक ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट का राजनीतिक कार्यकर्ता और फाउंडर मेंबर होने के नाते मेरी जो समझ है, जो डेमोक्रेटिक सर्किल में मैं बात को ले जाता हूं, वह यह है कि सामाजिक समीकरण भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है, केवल संवैधानिक संस्थाएं ही नहीं है। और यह जो सामाजिक समीकरण बना है इसलिए बना है कि जो अभी तक का इनका थ्योरेटिकल फार्मूलेशन था, उसके जो पॉलिटिकल प्लेयर्स थे, बहुतों को आज भी इन्होंने समेटने का काम नहीं किया है। और जहां प्रतिरोध संघर्ष हो सकता था, जहां कम से कम एक स्टेट की जिम्मेदारी एक नरसंहार के रूप में दिख रही हो शांति के नाम पर, वहां जो अपनी वॉइस उठानी थी छत्तीसगढ़ से लेके वहां तक आदिवासियों की हत्या के सवाल पर, वहां या तो टोकन हमने बयान देखा है, काम देखा है, उसको अगर हम छोड़ भी दें, दो बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां बीजेपी ने पेनिट्रेट किया है। एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, अति पिछड़ा जो समाज है, बीजेपी के लिए वह एक बड़ा फॉर्मिडेबल समाज बना हुआ है। और दूसरा मैं देख रहा हूं ट्राइबल्स का। ट्राइबल में बीजेपी ने जो कोलिशन बनाया है, उस कोलिशन को भी तोड़ा जा सकता था, प्रोवाइडेड जो उनकी मिनिमम राजनीतिक पहचान और सांस्कृतिक पहचान थी, उस पर कोई आवाज उठती। जैसे मैंने देखा जाति जनगणना हो रही है, चलो ओबीसी को लाएंगे जाति जनगणना में कि पुराने ही पैटर्न करेंगे, अभी इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं जानता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ट्राइबल्स का जो एक रिलीजियस चॉइस था, धार्मिक उसकी जो चुनने का अधिकार था कि मेरा धर्म यह है, जो वो ट्राइबल कोड कॉलम था उसको हटा दिया गया। मैं इंडिया ब्लॉक में या किसी के माध्यम से वह बात नहीं सुनता हूं। उनके दमन पर तो चुप्पी रही है, उनके अधिकारों पर चुप्पी रही है, 5वीं और 6वीं सूची के अवहेलना पर तो सूची रही है, चुप्पी रही है। लेकिन यह जो एक बर्निंग इशू मैं पूरे देश में देख रहा हूं, जिसमें ट्राइबल्स के अंदर एक बहुत जबरदस्त किस्म का विक्षोभ हो रहा है, इंडिया गठबंधन न तो एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट के बारे में, अत्यंत पिछड़े वर्ग के बारे में, जिसको कभी कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में 10 वर्ष पहले एनेक्सचर 1 एनेक्सचर 2 के माध्यम से कर दिया था, और न ट्राइबल्स के बारे में। अब तीसरा जो सवाल है एम्प्लॉयमेंट का, जो सवाल है शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, ओल्ड एज पेंशन का है। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं, ओल्ड एज पेंशन के लिए जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनका मैं देख रहा हूं अवध में यात्रा हो रही। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पिछड़ों के अधिकार के लिए मैं देख रहा हूं कि 9 अगस्त से रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान का एक अभियान 10 जिलों में पूर्वांचल के शुरू होने जा रहा है।
तो मैं ये कह रहा था कि इन प्रश्नों का संबंध भारतवर्ष में उसकी अर्थनीति और अर्थशास्त्र की दिशा से जुड़ी हुई है। यह बहस मैं राहुल गांधी या इंडिया ब्लॉक में नहीं देखता हूं। तो अब मैं यहाँ आके आपसे बात कंक्लूड करना चाहता हूं इस संदर्भ में इंडिया ब्लॉक के बारे में। यह सही है कि वर्ग की राजनीति जरूरी होते हुए भी पर्याप्त नहीं है, वैसे ही पहचान की राजनीति भी जरूरी होते हुए भी आज पर्याप्त नहीं है, उसका भी पराभव शुरू हो गया है। आपको वर्ग पहचान के साथ साथ आपको नई एक पॉलिटिकल कैटेगरी, नया एक पॉलिटिकल आर्किटेक्ट आपको बनाना होगा, जिसमें आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी का भी प्रश्न उसमें जोड़ना होगा और वह एक नया सिंथेसिस तैयार होगा। वह क्षमता मैं देख रहा हूं कि यहाँ नहीं दिख रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई है वो दो पुराने नए मॉडल के बीच में चल रही है और वह लोगों को इंस्पायर नहीं कर पा रही। जी अखिलेश जी, मेरी दिक्कत यह है कि मैं इस प्रश्न को राष्ट्रीय स्तर पर डील करना चाहता हूं। मैं कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष या विपक्ष में नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं आपसे, मेरा ये सवाल है और ये जानकारी चाहता हूं मैं। आप जो बातचीत करते हैं वो बीजेपी को सामने रख के करते हैं कि बीजेपी ऐसे, अगर कांग्रेस वो क्षेत्र छोड़ देती है तो बीजेपी जा रही है, तो क्या दिक्कत है? बीजेपी का अपना एजेंडा है, वो कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है। बीजेपी, तो इसको बीजेपी और कांग्रेस के पहलू से छोड़ के राष्ट्रीय स्तर पर आप ये बात अगर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और दूसरा, ये ठीक मेरा है, मैं पहले वाले पर मैं बोल दूं। पहली बात मैं कह रहा था, चूंकि इंडिया गठबंधन की बातचीत से हम लोगों ने शुरू किया था, इसलिए मैंने उतनी बात रखी। मेरा ये कहना है कि रोजगार, कृषि, भूमि, जाति, सामाजिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, राष्ट्रीय संसाधनों का नियंत्रण और नियमन को जोड़ करके एक राष्ट्रीय राजनीति खड़ा करने की जरूरत है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और यह काम आने वाली पीढ़ियों के सामने है। और मैं समझता हूं कि जो पूरे इस हिंदुस्तान में फासीवाद के उभार के लिए भी, तानाशाही के लिए जमीन पैदा करने के लिए जो ताकतें उभरी हैं, उनका जो अगर केंद्रीय सहयोगी ताकत है, वह अगर भारत के राष्ट्रीय एजेंडे में नहीं लाया गया, जिसको मैं बहुत साफ साफ कहता हूं कि भारत के कारपोरेट और ग्लोबल फाइनेंस का जो नेक्सस है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहा है, पर्यावरण से लेकर के खेती बाड़ी, हमारे छोटे मझोले नष्ट कर रहा है, और नष्ट करने के लिए, कबर के लिए वो बीजेपी और आरएसएस का उनकी जरूरत का भी उपयोग कर रहा है। वो भी चाहते हैं कि इन प्रश्नों पर हो। जब तक राष्ट्रीय चिंतन में राष्ट्रीय स्वतंत्रता का सवाल इनसे टकराने का नहीं बनेगा, यह जो आपके देश में तानाशाही बढ़ रही है, इससे निपटना फिलहाल जो अभी तक के राजनीतिक समीकरण बने हैं उससे संभव मुझे नहीं दिखता है। बहरहाल, बावजूद इसके भाजपा के खिलाफ जो भी राजनीतिक विपक्ष समीकरण है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे वामपंथी दल हो, उनके साथ चुनावी संघर्ष में जो भी हमारी क्षमता है उसके साथ हम खड़े हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस तरह से लड़ करके जो खतरे हैं इस देश के आम नागरिकों के जनजीवन में, उससे निपट पाना संभव तो कतई नहीं होगा। इसलिए हम देश भर में जहां जहां हमको संपर्क मिल रहा है, लोगों से मिल रहा है,
वहां मैं कह रहा हूं कि वर्ग और पहचान की राजनीति जरूरी होते हुए भी पर्याप्त नहीं है। हमको रोजगार, खेती, भूमि, जाति, सामाजिक विकास और तकनीकी और पूंजी के निर्माण को और पूंजी के नियमन और उसके नियंत्रण के लिए एक समग्र प्रोग्राम बना करके हमको आज की जरूरत में जनता को खड़ा करना है। जो संसाधनों पर इनका नियंत्रण हो गया है उनसे निपटना है। तो यही एक मुकम्मल तात्कालिक और दीर्घकालीन रास्ता मुझे दिखता है। और मैं ये कह सकता हूं कि ये दल इन प्रश्नों पर खास तौर पर बहुत गंभीर मुझे नहीं दिखते। चाहे दमन का कोई रूप हो उस पर भी चुप्पी रहती है। ये जो समाज के बहुत बड़े हिस्से समाज से बहिष्कृत हो गए, एससी, एसटी, एक्सट्रीम बैकवर्ड, पिछड़ा, मुसलमान और महिला, इनके लिए इनके पास कोई कारगर प्रोग्राम नहीं है। और यही कारण है कि इनमें स्थायित्व तो नहीं है। और ये अगर मान लो जीत भी जाते हैं तो पश्चिम बंगाल तो एक हमारा उदाहरण है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो ममता ने जो मॉडल अख्तियार किया था, क्या अन्य विपक्षी दल उस मॉडल को नहीं अख्तियार करते? कोई संघर्ष का कार्यकर्ता जब जाता है टिकट लेने तो वहां एक फार्मूला एक बोर्ड में पढ़ता है कि हम तो जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देंगे। जो जिताऊ कैंडिडेट है वो माफिया है, वह बाहुबली है, वह अपराधी है, वह बलात्कारी है। ये सब प्रश्न गौड़ हो जाते हैं। तो जब ये इस तरह के बड़े बड़े किले बनते हैं जिसमें ममता की पार्टी तो खत्म ही ढह ही गई, वही अख्तियार उसने वामपंथियों और जनवादी लोगों के साथ दमन का किया था, बालू की भीत की तरह खत्म हो रही है। वही हम देखे हैं। यह भी, और कुछ लोग कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में भी वो हाथ मारना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा रिकंसिडरेशन की जरूरत है। हमारे देश में डेमोक्रेसी को भी नए सिरे से अपडेट करने की जरूरत है, जिसमें बहुत दिन से मैं देखता हूं आपका। मैं अभी जब 10 दिन अनशन पर बैठा था तो हमारे वो जो पुराने जस्टिस सच्चर सुबह में आते थे, शाम में आते थे, लेफ्ट पार्टीज के लोग आते थे, बार बार मुझसे कहते थे जस्टिस सच्चर कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव का विषय आपको बनाना चाहिए, और मैंने बनाया। आज जो डेमोक्रेसी, एक भी वोट से अगर आप जीत गए तो आप इतनी बड़े बहुमत के मालिक बन जाते हैं। ये पूरा जो वेस्टमिंस्टर का आपका ढांचा हमने ब्रिटेन से लिया है, यह नीचे तक तो पहुंच गया है, कुछ हद तक फंक्शनल भी है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक उसी रूप में टिकेगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी इसको खत्म करके एक जो ऑटोक्रेटिक एकत्व में विविधता को तलाश रही है, वह उसके लिए भी ये फैसिलिटेट कर रहा है। जब थोक भाव में पार्टियां की पार्टियां भाजपा में मर्ज कर रही, तो ऐसी स्थिति में एक आपका जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, उस पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। तो मैं किसी कंटेक्स्ट में इसलिए कहता हूं क्योंकि भाजपा एनडीए पावर में है, आरएसएस उसकी एक कारपोरेट और आरएसएस संचालक ताकत बनी हुई है, और विपक्ष में इंडिया ब्लॉक है और भी दल है, तो वो कंटेक्स्ट आ जाता है। लेकिन मेरा यह कहना, एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम और आपको सामाजिक समीकरण बदलने पर, आर्थिक समीकरण बदलने पर जोर देना होगा। एक बात और मैं इस संदर्भ में बता दूं, लोग कहते हैं कि हमारे देश में बड़े प्रतिरोध संघर्ष हुए। किसान आंदोलन को भी प्रतिरोध संघर्ष माना जाता है, ट्रेड यूनियन आंदोलन को भी प्रतिरोध संघर्ष माना जाता है, नागरिकता आंदोलन को भी प्रतिरोध संघर्ष माना जाता है। ठीक है, मैं भी मानता हूं। लेकिन इन प्रतिरोध संघर्ष ने यह भी तो हमको सोचवाता है कि इन्होंने राजनीतिक पूंजी क्या निर्माण की। जब हम राजनीतिक पूंजी में उनकी ओर नजर दौड़ाते हैं तो इतने बड़े किसान आंदोलन को हम इलेक्टोरल प्रोसेस में देखते हैं, 1000 के नीचे वो सिमट जाता है।
इतनी बड़ी मेंबरशिप लेकर के ट्रेड यूनियन के बड़े बड़े आंदोलन को हम देखते हैं तो 1500 में सिकड़ जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपका केवल आंदोलन चलाना पर्याप्त नहीं है, सामाजिक समीकरण में बदलाव करना और आंदोलनों से राजनीतिक पूंजी क्या आपने निर्माण की है, राजनीतिक संगठन आपने क्या बनाया है। आप अभी भी वही 80 के दशक में हैं जब गैर राजनीतिक आंदोलन की चर्चा होती थी। बड़े बड़े हमने मार्च देखे, मैं साक्षी भी रहा हूं, पार्टिसिपेंट भी रहा हूं पार्लियामेंट के सामने बड़े आंदोलनों का। लेकिन मैं ये कहता हूं आंदोलन अपने में, संघर्ष अपने में, बहुत संघर्षों को हमने देखा है और हिस्सेदारी की है, जेल गए, दमन हमारे लोगों ने झेला है। मैं उन सभी संघर्षों को जानता हूं, लेकिन क्राइटेरियन ये होना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसने कोई सामाजिक समीकरण बदलने में भूमिका निभाई तो किस हद तक निभाई, इसकी राजनीतिक पूंजी क्या है। फॉर्म ऑफ स्ट्रगल बड़ा मिलिटेंट हो जाए तो वो मिलिटेंसी अपने में ही उसकी व्याख्या नहीं कर सकती। आज हमारे पास घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और सोचने का फ्रेमवर्क पुराना है, थ्योरेटिकल डेफिसिट है। वो थ्योरेटिकल डेफिसिट आप बड़े बड़े इस तरह के बयानबाजी से कवर नहीं कर सकते, या कुछ थ्योरेटिकल लेख पुराने फ्रेमवर्क में लिख करके नहीं कर सकते। आज की परिस्थितियों में यह आपको मानना पड़ेगा कि आपकी ही गलतियों की वजह से सामाजिक समीकरण तानाशाही के पक्ष में बनता जा रहा है। पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस का सबों ने प्रयोग किया, अब नेकेड फॉर्म में उसका प्रयोग हो रहा है। चेक एंड बैलेंस का आपका जो सिद्धांत था वो कोलैप्स कर गया। जब लिबरलिज्म वर्ल्ड वाइड डिफीट खा गया तो भारत में आप अभी तो नए नए पैर रखे थे, आप कैसे इससे निपटेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि टोटल मशीनरी पर भी आपको सोचना होगा, आपके संविधान के अंडर जो करंट उसके इश्यूज थे उन पर भी सोचना होगा, और जो समाज का यह तबका सिस्टम से रिजेक्ट होके काकरोच बना देने की बात की जा रही है, उसके बारे में भी, उसके राजनीतिकरण और उसके नए राजनीति का उसको आपको जो आइडियोलॉजिकल बेस भी लिए हो और मॉडर्न पॉलिटिकल डायनामिक्स को भी समझता हो, उस तरह के राजनीतिक अवधारणा विकसित करने की जो जरूरत है, मैं समझता हूं भारत के नागरिकों के सामने यह चुनौती है और यह होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आने वाले दिनों में ये आंदोलन खड़े होंगे, लेकिन वह अपना एक राजनीतिक पूंजी भी निर्मित करेंगे और सामाजिक समीकरण को भी बदलेंगे। जी ठीक है सर, तो इस विषय को यही समाप्त करते हैं। इसके बाद हम आते हैं एक दूसरे विषय पर जिसका मैंने जिक्र किया, कॉकरोच जनता पार्टी, और आपने भी कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कर लिया, तो मैं समझता हूं कि हम उसके ऊपर जाएं। कॉकरोच जनता पार्टी जहां जहां प्रदर्शन कर रही है वहां वहां उनके प्रदर्शन बहुत बड़ी संख्या में हो रहे हैं, बहुत लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, बहुत छात्र उनके साथ जुड़ रहे हैं जो नॉन पॉलिटिकल है और जिनका एक लक्ष्य है कि अब की जिम्मेदारी तय हो, प्रधान हटें शिक्षा मंत्री के पद से, और इन सारी चीजों की एक खुले रूप में की परीक्षा हो, नीट की परीक्षा हो, बाकी परीक्षाएं हो। लेकिन इस सारे आंदोलनों के बीच में हर जगह एक संगठन से जुड़े लोग घुस जाते हैं जो अपने को हिंदूवादी कहते हैं, और अब तो हिंदूवादी ही उनका विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से उनका कहना है, जो अभी चंदा चोरी की घटना हुई राम मंदिर में, अब कृष्ण मंदिर में का सवाल आ गया है, जिस तरह से हिंदूवादी संगठन इनका विरोध कर रहे हैं, इन चोरियों का, वो कहते हैं कि ये सब हिंदू नहीं है, इनको मार के भगाना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, और इसमें जो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को, नौजवानों को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है, वो सब एक ही राजनीतिक दल से, एक ही राजनीतिक सोच के शिकार हैं, सामने आ रहे हैं। तो ये जो उसको
तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक ये लड़के कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं। ये लड़के अभी भी अंबेडकर और गांधी की बात कर रहे हैं कि हम अंबेडकर और गांधी को मानते हैं, और हाथ में वो संविधान की किताब लेकर के हर जगह जाते हैं। उनके पास और कुछ नहीं है। इस चीज के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं इस पर अपने एक 2.5 मिनट के अपनी बातचीत में मैंने ये बात रखी थी। पहली बात तो ये है कि कॉकरोच पार्टी के इमरजेंस को लेकर के बहुत सारे किस्म की बहसें हैं, और वह केवल राइट विंगर्स में नहीं है, लिबरल्स में भी मैं इसके पे उन लोगों को देखता हूं कि वो डाउट से इसको देखते हैं, इसके बारे में सस्पेक्ट करते हैं। तो मैं, देखिए, कॉकरोच पार्टी को की इम्पोर्टेंस जहां मैंने रखी थी वो क्या थी। मेरा ये मानना है कि जिस देश में डोमिनेंट विमर्श हिंदू और मुस्लिम की हो, अपर और बैकवर्ड के इर्द गिर्द ही पूरा राजनीतिक ताना बाना बुना जा रहा हो, इसी के इर्द गिर्द केवल पूरा यूथ को पक्ष या विपक्ष में खड़ा किया जा रहा हो, उस समय बुनियादी सवालों को लेके, जिसमें अभी शिक्षा का एक सवाल, परीक्षा का एक सवाल है, ये उभर रहा है। तो एज ए डेमोक्रेटिक मूवमेंट, एज ए डेमोक्रेटिक वर्कर, मेरा रुख क्या होना चाहिए? तो मैं तो इसको स्वागत ही करूंगा कि राजनीतिक जो विमर्श है उसकी जगह कुछ उदार मांगों को लेकर के, जिसमें रिटायर्ड जजेस को कोई पद न दिया जाए, चुनाव आयोग अगर इस तरह का दुरुपयोग अपनी पोजीशन का करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानून लगाए जाए, इस तरह के 5 बिंदुओं के साथ परीक्षा में हुई धांधली को लेकर के किसी भी नाम से कैरिकेचर के रूप में ही अगर एक डिजिटल वर्ल्ड में वॉइस बन रही है तो हम उसको कॉन्स्पिरेसी थियरी के माध्यम से बढ़ा चढ़ा के उसको खारिज कर दें। मैं समझता हूं यह एक पार्टीजन व्यू हो सकता है, एक डेमोक्रेटिक व्यू नहीं हो सकता है। तो कॉकरोच पार्टी की इस भूमिका को, चाहे वो 2 करोड़ हो या जंतर मंतर पर 200 हो, 2 करोड़ की उनकी डिजिटल स्ट्रेंथ हो, या जंतर मंतर पर जैसा मैंने कुछ चैनल में सुना जो सच नहीं था कि 200-250 या ज्यादा से ज्यादा 500-600 लोग रहे होंगे। मैं, क्या उनकी संख्या है मैं उस पर बहुत महत्व नहीं दे रहा हूं, लेकिन उसने राष्ट्रीय विमर्श को, जनता के बुनियादी मुद्दों को खड़ा करने में दिया है। पुराना जो फ्रेमवर्क है बहस का, उसको वो अलग किया है। तो यहाँ एज ए डेमोक्रेटिक वर्कर, एज ए डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट, मैं समर्थन के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। अब दूसरा जो सवाल है, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, स्केप्टिक क्यों नहीं है, तो मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूं। जिस समय अन्ना हजारे आंदोलन के लिए लोग बड़ा बदलाव देख रहे थे, हम अन्ना हजारे आंदोलन के मंच पर कभी नहीं गए। एसपी शुक्ला जो भारत के सचिव थे, हमसे प्रशांत भूषण ने इंडिया इंटरनेशनल में प्रस्ताव रखा था, हमने इनकार कर दिया था कि ऐसे दल, ऐसे आंदोलन कोई बड़े बदलाव का वाहक बनेंगे, यह एक बड़ा भ्रम है। तो हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, वहां समर्थन करेंगे,
लेकिन हम लोग इसके पार्टिसिपेंट नहीं बनेंगे। बाद में क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कॉकरोच पार्टी को बनाने में कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कॉकरोच पार्टी के साथ मेरा कोई आवयिक ऑर्गेनिक रिश्ता नहीं है। मेरा इतना ही रिश्ता है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के अधिकार को लेके, ओल्ड एज पेंशन के अधिकार को लेके, आवासीय भूमिहीनों के जमीन के अधिकार को लेके, सामाजिक पिछड़ों के अधिकार को लेके जो हम आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन की हैसियत से हम कॉकरोच पार्टी के आंदोलन का समर्थन करते हैं और उनसे भी यही अपेक्षा हम करते हैं कि वो इन मुद्दों को उठाते रहें, लेकिन मुद्दों का जो केंद्रीय विषय है वह केंद्रीय विषय है कि संसाधन जुटाने के लिए हिंदुस्तान के देशी विदेशी जो भी पूंजी के बड़े मालिक हैं, बैठे बैठाए मुनाफा कमा रहे हैं, दुनिया भर में मान्य वेल्थ और इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाए ताकि इतनी पूंजी आ सके कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती बाड़ी, मझोले उद्योगों को खड़ा कर सके, व्यापारियों के बेहतरी के लिए कर सके, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पूंजी का कंसंट्रेशन हमारे संवैधानिक डिक्टेट्स के खिलाफ है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के खिलाफ है। मैं तो ताज्जुब करता हूं, इतनी बड़ी बड़ी बात लोग प्रतिरोध संघर्ष से लेके क्या क्या करते हैं, लेकिन यहां जब आते हैं तो मैं देखता हूं एकदम ठंडी आग की तरह खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, दुनिया भर की आप व्याख्या करो कि मोदी ने ये दे दिया, वो दे दिया, निपटोगे कैसे? मैं इनके खत्म होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी समाजवाद की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हिंदुस्तान में नीचे तक एक कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी बचे और पहुंचे, उसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक छोटी सी मांग, टैक्स द कारपोरेट, गारंटी द एम्प्लॉयमेंट, यह कैप्शन आपके आंदोलन में आना चाहिए। ये कॉकरोच पार्टी के लोगों भी हमने कहा है, ताकि आंदोलनों की एकता बने। आप अकेले कॉकरोच के नाम पर, आप डिजिटल वर्ल्ड में हैं, हम डिजिटल वर्ल्ड में उतनी मेरी प्रेजेंस नहीं, 1000, 2000, 10,000 में हम हैं, लेकिन ग्राउंड में हम आपसे भारी हैं, हम जमीन में आपसे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो दोनों अगर ताकत मिल जाए और इसके इर्द गिर्द हम अगर एक बात करें, कॉकरोच हो या कल आने वाले दिनों में और कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट खड़ा हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, आरएसएस और भाजपा के दरकिनार, चाहे जिससे हो, उन सभी आंदोलनों से हम एकता बनाना चाहते हैं ताकि जो आम जनता का एजेंडा है वो खड़ा हो। और मैं पुराने फ्रेमवर्क में सामाजिक न्याय को नहीं देखता हूं। सामाजिक न्याय शब्द बेसिकली दाता और पाता का रिश्ता रखता था। तो जो दाता था वह सामाजिक न्याय, आप जानते हैं कैसे एक दल में सिमट गया और दल से सिमटते सिमटते एक परिवार में चला गया। इसीलिए मैं सामाजिक न्याय की वकालत नहीं करता, मैं सोशल राइट्स की बात करता हूं, जिसमें पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ जो समाज के मूलभूत बुनियादी वर्ग हैं, वो जो जातियों में और क्षेत्रों में रिफ्लेक्ट होते हैं, उन सब लोगों के बीच में मैं इस बात को ले जाना चाहता हूं कि आपको सामाजिक अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। उस समय जब हमने ये बात उठाई तो हमसे, हमारे खुद संगठन के अंदर लोगों ने कहा, हमारे कुछ बुद्धिजीवी साथी बोले कि नहीं, उत्तर भारत में तो सामाजिक न्याय का मॉडल नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि स्टालिन एक बड़े सामाजिक आंदोलन के, सामाजिक न्याय के नए प्रयोग धर्मी है। मैंने कहा कि ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं यह भी देखूंगा कि समाज के किन हिस्सों को उन्होंने समेटा है। मुझे मालूम था साउथ में जो एससी था वो उसी तरह के दमन का शिकार हो रहा था इन्हीं ताकतों द्वारा, जो पेरियार, साहू जी महाराज,
डॉक्टर अंबेडकर और बाद में बीपी सिंह तरह की बात किए थे, तो मैं उस आंदोलन में एक कमी देखता था और मैं इस कमी को देखते हुए सोचता था आने वाले दिनों में बीजेपी इस वैक्यूम को भरेगी या आने वाले दिनों में कोई नई ताकत इस वैक्यूम को भरेगी जो द्रविडियन अस्तित्व अस्मिता से जुड़ी भी रहेगी और नया प्रयोग भी करेगी, कंपोजिशन बदलेगी। इसी रूप में एक मैं वहां पर तमिलनाडु में एक नया प्रयोग देखता हूं, जहां पर 2 साल पहले बनी पार्टी जिसका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा, उसके पास बहुत बड़ा सपोर्ट बेस रहा होगा, उसने कंपोजिशन बदल दिया और कंपोजिशन बदल के जो सामाजिक न्याय का डीएमके मॉडल था उसको उसने पद से हटा दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज के दौर में मेरा ये मानना है कि कॉकरोच पार्टी का जो इमरजेंस है, इस इमरजेंस को लेके इसकी कॉन्स्पिरेसी थियरी, इसके गठन और इसके पीछे, और खास तौर पर मैं सोचता था कि हो सकता है कि कांग्रेस में कुछ इक्के दिक्के लोग इसका विरोध कर रहे हो, कुछ उनके समर्थक बुद्धिजीवियों की एक जमात हो जो विरोध कर रही हो। हमने ये देखा कि कांग्रेस का हमने ऑफिशियल जो स्पोक्स पर्सन है वह कॉकरोच को यह सोच रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ इसको खड़ा किया जा रहा है। अरे भाई, राहुल गांधी अगर इन प्रश्नों को उठा रहे हैं, कॉकरोच भी उठा रही है, तो आंदोलन तो मजबूत हो रहा है। क्यों इसमें हम कॉन्स्पिरेसी थियरी देख रहे हैं? आप एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय पार्टी है, आपके पास हजारों कार्यकर्ता हैं और उसमें एक कॉकरोच पार्टी आ जाए, रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान का कोई नेता उभर के आ जाए, तो वो आपके आंदोलन को जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश की संप्रभुता के लिए चल रहा है, उससे मजबूती होगी। उसमें दुनिया भर का थियोरेटिकल कि बोस्टन से आया 2 करोड़ हो गए, भाई सचेत रहिए। अन्ना हजारे को देखे, जो लोग अन्ना हजारे में थे वही लोग बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। अरे भाई, अन्ना हजारे के बारे में भी आपको भ्रम था, कॉकरोच के बारे में भी भ्रम हो सकता है। हम तो ये देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी की लड़ाई में और लोगों के मुद्दे की लड़ाई में कॉकरोच भी एक भूमिका निभाती है। तो उससे लेन देन का रिश्ता, सहयोग का रिश्ता बनना चाहिए। कल अगर वो राजनीतिक पार्टी बनाकर अगर उन्हीं ताकतों को मजबूत कर रही है जो फाइनेंस ग्लोबल कैपिटल है, या बीजेपी को मजबूत कर रही है, तो वह भी आपके संघर्ष में आएगी। अभी तो फिलहाल हम कोई भविष्यवाणी न करें और आंदोलन को मजबूत करने के लिए जन मुद्दों पर जहां से भी समर्थन मिले उसके साथ हमको एक दोस्ताना ताल्लुक रखना चाहिए। उसके हिस्ट्री और जाग्रफी के बारे में न तो भ्रम रखना चाहिए, न पीछे जाना चाहिए, न अनावश्यक उसका क्रिटिसिज्म करना चाहिए। तो मैं कॉकरोच पार्टी को इसी रूप में देखता हूं कि विमर्श को राष्ट्रीय विमर्श बदलने में इसने भूमिका निभाई है, लोगों को सोचने के लिए बनाई है, और वह आंदोलन की ताकतों को उसका समर्थन करना चाहिए और अपने मुद्दों पर भी उसको ले आना चाहिए। इसी रूप में मैं इसको देख पाता हूँ। तो आपके जैसे लोग हैं, उनमें से एक वर्ग ऐसा है जिसका ये कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी वो पहले राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए थी, सारे विपक्षी राजनीतिक दलों को एक करना चाहिए था और उनको लेकर आगे रख करके मांगे रखनी चाहिए थी। तो मैं इस राय से सहमत नहीं हूँ, इसके ऊपर बात बाद में करेंगे। लेकिन नहीं, मैं केवल इस पर कह दूं, ये पत्रकार जगत में बहुत जो अति उत्साही कुछ चैनल हैं, आपके चैनल की बात नहीं कह रहा हूं, वो लोग इस समय सुझाव का पिटारा खोले हुए हैं। ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था, परमिशन ले लेना चाहिए था। ऐसे जन आंदोलन नहीं खड़े होते जो वो अपने स्टूडियो में बैठ के तय कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनकी उड़ान और रीच भी मैं जानना चाहता हूं। मैं जानता हूं सतही ढंग से इस तरह की व्याख्याएं करने से वो संतुष्ट हो सकते हैं, एक जमात है उससे उनकी टीआरपी बढ़ सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आंदोलन के लिए कोई आया है तो उसके बारे में
आप उससे यह अपेक्षा मत कीजिए कि वो पूरा थ्योरेटिकल फर्नीलिया लेके आपके साथ खड़ा होगा। वो जितना कर रहा है उसमें आप देखिए आप उसके साथ किन मुद्दों पर सहमत हो सकते हैं और किन मुद्दों पर सहमत हो सकते हैं। तो उस रूप में आप काकरोच को और देखें तो शायद ज्यादा बेहतर है, और आपको जो मन है वो करें। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। और आखिर में मैं ये बताऊं कि भारत के ये खबर कल ही आई है निकल के, जिन लोगों ने देखा है राम मंदिर ट्रस्ट को उसकी चोरी की घटना के बाद, उसमें देखा है कि हिंदुस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता उसके मेंबर हैं। तो कोई मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए किसी ट्रस्ट का या किसी संगठन का सदस्य कैसे हो सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। शायद ये तो लोग कह रहे हैं कि उस चोरी में फिर जो ट्रस्ट के लोग हैं उसमें चंपत राय तो है ही है, ये लोग भी हैं जो जो निपेंद्र मिश्रा हैं, और बाकी लोग हैं जिसमें ज्ञानेश गुप्ता भी शामिल है, जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो अब ये जानकारी आई है नहीं, ये तो जो देखिए, आप तो वहां दिल्ली में बैठे हैं, आप देख रहे हैं, मैं तो बगल में हूँ। अयोध्या में बड़े पैमाने पर जमीन कैसे खरीदी गई और कैसे बेचा गया, करोड़ों की उसमें यह कारपोरेट डील हुई, उसमें कमीशन खाया गया, ये तो चर्चा में था, रफा दफा कर दिया गया। अभी हमको लगता है चंपत राय तो मुखौटा है। रियली साइफरिंग किसके लिए फंड की हो रही है? इतना बड़ा चढ़ावा किसके लिए जा रहा है? मैं कह रहा हूं अयोध्या के ये हमारे मंदिर पर ही नहीं, देश भर में जितने भी इस तरह के मंदिर के आयोजन हो रहे हैं, वो पूंजी का उपभोग कौन कर रहा है? किसके किसके ब्लैक मनी लग के बाबा लोग पैदा हो रहे हैं, रातों रात बाबा लोग पैदा हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेट डीएम स्तर का रोटी बनाते हुए बाबा के सामने पब्लिकली आ रहा है, और बाद में पता चला कि वो जितने बाबा है इसमें सब अपराधी है, इसमें जो रेपिस्ट हैं और जो लोग जेन्युइनली एक परंपरा को लेके चल रहे हैं, उनसे हमारी सहमति असहमति हो सकती है, चाहे वो शंकराचार्य ही क्यों न हो, उन लोगों को भी कई तरह से लांछित और दमन किया जा रहा है। तो यह तो पूरा का पूरा एक उल्टा अपराधी गिरोह, पूंजी माफिया चारों तरफ से काम कर रहा है। अयोध्या में वो बीमारी बहुत दिन से थी, अभी वहां एक खटपट हुई, उससे इसका एक्सपोजर हो गया। लेकिन यही मैं कह रहा हूं कि ये सब हमारे देश में पूंजी का संकट नहीं है, टैलेंट का संकट नहीं है। टेक्नोलॉजी तो हम बना सकते हैं। आज G7 की बैठक हो रही है, हम रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए प्रोसेसिंग के लिए कोई काम नहीं किए, और हमारे पास भी है। आज चीन उसी के बूते पूरी दुनिया को हिला रहा है, क्योंकि 90% से ज्यादा प्रोसेसिंग चाइना करता है। तो विमर्श तो हमारे सब के सब पूंजी जा रही है। लोग लंदन से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके कहां कहां बड़े बड़े बंगलो बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, बच्चे तो विदेश में ही बस रहे हैं। तो यह सब चल रहा है इस देश में, देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर, अपोजिशन के नाम पर, और मंदिर मठ के नाम पर। और हमारे कई बाबा लोग जो आयुर्वेद का संचालन कर रहे हैं, शहद में चीनी बेचते हुए मैंने खुद देखा है। मैंने कहा कि भाई अब इसको नहीं खरीदना है। बड़े बड़े उनके चैनल्स हैं, प्रवचन है, मीडिया है, ये सब तो हम लोग देख ही रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में जैसे ही एक हम पॉजिटिव एजेंडा लेके आएंगे, ये सब मुद्दे उसमें सिमट जाएंगे। अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए और ब्लैक मार्केटियर्स को हम अगर कंट्रोल कर लेंगे, बहुत बड़ी पूंजी है हमारे यहाँ, 50-52 लाख करोड़ नहीं, हम 100 लाख करोड़ से ज्यादा का हर साल बजट बनाएंगे, और रियली हमारी जीडीपी जो आज है वो कम से कम नहीं तो 2 गुना ज्यादा हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। अपने ऊपर नहीं, मैं जो अध्ययन करता हूँ, जो सुनता हूँ अनुभवी लोगों से, जो पढ़ता हूँ, तो उससे मुझे ये लगता है कि इस समय क्रक्स पॉइंट यही है कि कारपोरेट को आपको
कारपोरेट पूंजी को टारगेट में ले आना होगा। अगर आप राष्ट्रीय स्वतंत्रता चाहते हैं, देश का नवनिर्माण चाहते हैं और तानाशाही से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो टैक्स द कारपोरेट, गारंटी द एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यह आपको स्लोगन बढ़ाना पड़ेगा। और मैं समझता हूं आने वाले दिन में जनता इस प्रश्न पर खड़ी होगी। अंत में मैं एक बात बता दूं, एक जो हमने पूर्वांचल यात्रा 9 अगस्त से तय किया है, उसमें प्राकृतिक संसाधनों की लूट और निजीकरण का भी सवाल है। जनगणना में आदिवासी धर्म कोड और अन्य पिछड़े वर्ग का जाति कालम जोड़ा जाए। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा महिलाओं के आर्थिक लूट पर रोक लगे। ऐसे जो कारपोरेट आरोपपतियों की संपत्ति पर टैक्स लगे और जन कल्याण के लिए खर्च बढ़ाया जाए। मैं यकीन करता हूं कि आने वाले वर्षों में इसी पर एजेंडा खड़ा होगा और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के निर्माण में देश योगदान देता रहा है, फिर योगदान करेगा। धन्यवाद अखिलेश जी, आज की चर्चा बहुत सारगर्भित रही और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की चर्चाएं और हों, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं दिमाग खोलती हैं, भारत के लोगों को सोचने के लिए बिंदु देती हैं। पक्ष में या विपक्ष में सोचना नहीं होता है, लेकिन सोचने वाले बिंदु अगर हो तो दिमाग काम करता है, ऐसा मेरी समझ है। तो आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी इसके ऊपर करेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।